हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स अड्डा 24/7। माय नेम इज अमन मेहता और आज पढ़ते हैं हम पार्ट 2 ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। आई होप आप लोगों ने पिछला पार्ट देख लिया होगा। आज पार्ट 2 है और इसमें हम इस चैप्टर को खत्म कर देंगे। तो पिछले पार्ट में हमने थ्योरी पढ़ी थी और आज भी हम बहुत सारी थ्योरी तो पढ़ेंगे ही, लेकिन साथ साथ हम फाइनेंशियल एनालिसिस के जो टूल्स हैं, जो 2 टूल्स हमें पढ़ने हैं, वो देखेंगे। तो देखते हैं कितने टूल्स हैं और क्या कैसे पढ़ना है। तो भाई सबसे पहले हम बात करें टूल्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। 4 टूल होते हैं, जिसमें से अगर हम इन दोनों की बात करें, इनके लिए डेडिकेटेड चैप्टर दिया गया है और इस चैप्टर के अंदर हम ये फर्स्ट एंड सेकंड वाला जो टूल है, कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट, ये दोनों चीज़ें आज हम समझेंगे अच्छी तरह। इसका थ्योरी बेस भी समझेंगे और इसको कैसे करते हैं वो भी सारी चीज़ें समझेंगे, तो ज़रूर देखिए एंड तक। तो सबसे पहले बात करते हैं कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स क्या होती हैं। तो कंपैरेटिव नाम से जैसे कि वो स्टेटमेंट, जैसे स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट भी एक स्टेटमेंट होती है, तो इनको हम ऐसे बनाएंगे कि हम कंपैरिजन कर पाएं। ठीक है, तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट इज एन आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ 2 और मोर ईयर्स ऑफ अ फर्म। तो 2 या 2 से ज़्यादा साल के लिए जब हम प्रेजेंट करते हैं किसको बेटा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, तो उनको हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट बोलते हैं। सच अ मैनर व्हिच हेल्प्स टू असेस द वीक एंड स्ट्रॉन्ग पॉइंट। क्या असेस कर पाएंगे बेटा, क्या माप पाएंगे हम, वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट माप पाएंगे। इट में रिलेट टू डिफरेंट पीरियड, ये अलग अलग पीरियड से क्या कर सकते हैं, रिलेट करती है। तो ये क्या हो गई बेटा, इंट्रा फर्म, क्योंकि अलग अलग टाइम, यानी इसका मतलब एक ही फर्म के बारे में बात हो रही है। या फिर डिफरेंट फर्म्स हो सकती हैं लेकिन सेम पीरियड के लिए। इसका मतलब क्या कि यहाँ पर हम सिर्फ एक टाइम की बात कर रहे हैं, यानी दूसरों से खुद को कंपेयर कर रहे हैं, दैट इज इंटर फर्म कंपैरिजन। तो ये सारी बातें हमने पिछली क्लास में करी थी, इसलिए ज़्यादा ध्यान ना देते हुए आगे बढ़ते हैं। कंपैरेटिव स्टेटमेंट एनालिसिस इज ऑल्सो नॉन एज हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। ये क्या होता है बेटा, इसको ध्यान में रखो, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है ये। ओके, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस का मतलब क्या बेटा, यहाँ पे टाइम सीरीज के बारे में बात हो रही है। A comparative statement exhibit the following information। तो कुछ इंफॉर्मेशन होती है, जैसे इसमें एब्सोल्यूट फिगर दिए होते हैं कि भाई आपकी शेयर कैपिटल पिछले साल 5 लाख थी, फिर 8 लाख हो गई, तो ये एब्सोल्यूट फिगर्स हैं। ठीक, फिर चेंजेस इन एब्सोल्यूट फिगर्स, जो भी भाई जैसे 5 लाख से 8 लाख हुई, 3 लाख इंक्रीज हुआ, तो ये चेंज है। 3 लाख क्या है, एब्सोल्यूट चेंज है। और फिर इस चेंज को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें बेटा, हम कन्वर्ट करते हैं इसको परसेंटेज में। तो जैसे 5 लाख से बढ़कर के 8 लाख हो, यानी 3 लाख बढ़ा, तो प्रीवियस ईयर का क्या है 5 लाख, तो 3 लाख बटे 5 लाख इंटू में 100, दैट इज 60%। तो कितना इंक्रीज हुआ, 60% इंक्रीज हुआ। तो ये 3 बेसिक चीजें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना होता है। ऑब्जेक्टिव क्या होता है कंपैरेटिव स्टेटमेंट का, तो वो जान लेते हैं। टू नो द नेचर ऑफ चेंजेस इन्फ्लुएंसिंग फाइनेंशियल पोजीशन। तो भाई यहाँ पर हम नेचर जानना चाहते हैं उन चेंजेस का जो हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। टू नो द वीकनेस एंड साउंडनेस अबाउट लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी एंड सॉल्वेंसी। तो लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी और सॉल्वेंसी ऑफ द फर्म, उसके वीक और साउंड पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं हम यहाँ पे। और यहाँ पे हम फोरकास्ट करते हैं फ्यूचर हम क्या क्या कर सकते हैं, उसके हिसाब से प्लानिंग करते हैं। फिर बात करते हैं टाइप्स ऑफ कंपैरेटिव स्टेटमेंट। तो भाई सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जब हम प्रेजेंट करते हैं इस तरीके से 2 या 2 से ज़्यादा साल के लिए, तो बेटा वो क्या हो जाता है, वो कंपैरेटिव स्टेटमेंट होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट है क्या, एसपीएल और बैलेंस शीट। तो यहाँ पे कंपैरेटिव एसपीएल और कंपैरेटिव बैलेंस शीट बन जाएगी। एसपीएल कंपैरेटिव और बैलेंस शीट भी कंपैरेटिव, बस नाम के आगे कंपैरेटिव लगाना है। ठीक है, कुछ स्ट्रक्चर में चेंज आएगा, बाकी तो फॉर्मेट में चेंज सेम है, लेकिन कॉलम कुछ एक्स्ट्रा बनेंगे, बस और कुछ नहीं है। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसपीएल के बारे में, कंपैरेटिव एसपीएल। तो इट शोज द ऑपरेटिंग रिजल्ट। ये हमें क्या बताता है भाई, ऑपरेटिंग रिजल्ट बताता है, यानी नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस बताता है फॉर 2 और मोर अकाउंटिंग पीरियड्स, सो दैट चेंजेस इन एब्सोल्यूट अमाउंट्स एंड परसेंटेज में भी नॉन। तो भाई एब्सोल्यूट अमाउंट तो हमें देखना है, यहाँ पे परसेंटेज भी निकालनी, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था एग्जाम्पल दे करके। ठीक, तो कैसे होता है देखो, अब अगर हम बात करते हैं इस फॉर्मेट की, तो ये तो आपने देखा ही हुआ है। ये तो आपने देखा ही हुआ है कि भाई पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, फिर अदर इनकम, फिर टोटल इनकम आते हैं, फिर सारे एक्सपेंसेस को लाइन से लिखते हैं, फिर टोटल एक्सपेंस आते हैं, फिर टोटल रेवेन्यू से टोटल एक्सपेंस माइनस होता है, फिर इनकम टैक्स माइनस होता है, फिर आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आ जाता है। तो मेन गेम यहाँ पे है, जो ये कॉलम है कंपैरेटिव स्टेटमेंट में, कंपैरेटिव स्टेटमेंट की वजह से जो आपका एसपीएल, उसके अंदर कहाँ पे चेंज आ रहा है बेटा, यहाँ पे चेंज आ रहा है। आपने क्या देखा होगा बेटा, एक अमाउंट का कॉलम देख लिया होगा, 2 देख लिए होंगे अमाउंट के, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पे प्रीवियस ईयर भी है, यहाँ पे करंट ईयर भी है। ये क्या है, एब्सोल्यूट फिगर्स हैं, इन दोनों का डिफरेंस जो निकाल के हम यहाँ पे लिखेंगे तो एब्सोल्यूट चेंज आ जाएगा। और इस एब्सोल्यूट चेंज को हम क्या बेटा, परसेंटेज में कन्वर्ट करके लिखेंगे, जैसा कि मैंने आपको भी समझाया भी था। एग्जांपल फिर से दे देता हूँ कि भाई मान लो आपकी जो रेवेन्यू है
पहले भाई 4 लाख थी, अब 5 लाख हो गई है। क्या हो गया? 5 लाख। तो चेंज कितना है बेटा? 1 लाख का चेंज आया। परसेंटेज निकालो तो बेटा हमेशा प्रीवियस ईयर को क्या करोगे बेटा? बेस बनाओगे। तो 1 लाख बटे 4 लाख इंटू में 100 क्या हो गया बेटा? 25% चेंज आ गया, इंक्रीज आ गया। तो इस तरीके से हर आइटम का आप निकालते हुए चलेंगे। ठीक है, आसान है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर बात करते हैं कंपैरेटिव बैलेंस शीट के बारे में। तो यहाँ पे भी क्या होगा? यहाँ पे बेटा कंपैरेटिव है तो इसका मतलब ये 4 कॉलम तो होने ही हैं, और बाकी जो इस साइड का फॉर्मेट आपको दिख रहा है वो सेम है जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनीज में पढ़ा है। ठीक है, तो इस बात का भाई सिंपल ध्यान रखें, बिना वजह परेशान नहीं होना कि अरे ये क्या आ गया, कुछ भी नहीं है, सेम वही है, बस कॉलम 4 एक्स्ट्रा है। ओके, तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट क्या है भाई? यहाँ पे सिंपल सी बात है कि एनालिसिस कर रहे हैं ईच आइटम ऑफ एसेट, इक्विटी, लायबिलिटी फॉर 2 और मोर ईयर्स या पीरियड्स, so that changes in absolute amount and percentage may be known। तो बार बार यही बोलेंगे, so that changes in absolute amount and percentage may be known। तो बहुत सिंपल है भाई, अल्टीमेटली हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट बना ही इसलिए रहे हैं। ठीक, अब इसकी शक्ल देखो बेटा, वही है। अब फॉर्मेट तो इतना बड़ा है, जूम करके दिखाने का क्या फायदा है, क्योंकि जब हमें ध्यान ही सारा इस पे और इस पे देना है। तो बेटा ये वही देखो, प्रीवियस ईयर, करंट ईयर, इन दोनों को माइनस करके यहाँ पे वो चेंज लिख देंगे। इस चेंज को, ये जो आपका चेंज आया उसको प्रीवियस ईयर के डाटा से मल्टीप्लाई करके 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाएगा बेटा, सेम जैसा भी हमने करा यहाँ पे। तो ये चीज़ें इतनी सिंपल हो जाती हैं, अगर आप इसको करने पे आओ बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाती हैं। ये चैप्टर वाकई में, जब थ्योरी है, इसका थ्योरी याद करना थोड़ा आपको एक बार को टिपिकल लग सकता है, बट ये बहुत सिंपल सी चीज़ है अगर आप छोटी छोटी चीज़ें ध्यान देते तो। जैसे प्रीवियस से डिवाइड करना होता है। ठीक है, थ्योरी में क्या पूछ लेंगे कि आपका जो एब्सोल्यूट अमाउंट है वो 2 अमाउंट है, उससे और क्या क्या होता है। तो हमें यहाँ पे 3 चीज़ें ध्यान रखनी, जैसा बताया गया था। 2 एब्सोल्यूट अमाउंट होंगे 2 साल के, उसका एब्सोल्यूट चेंज निकालेंगे और परसेंटेज। तो 1 2 3, ये 3 बातें जिसकी वजह से 4 कॉलम बनते हैं फॉर्मेट में। फिर बात करते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट। इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल मैं आपको देना चाहूँगा कि आप क्या कर रहे हैं भाई, एक स्मॉल स्केल बिजनेस को एक लार्ज स्केल बिजनेस से कंपेयर कर रहे हैं कि दोनों में से ग्रोथ किसकी अच्छी हो रही है। ठीक है, इसका मैं कई बार एग्जाम्पल भी देता हूँ। क्या एग्जाम्पल देता हूँ कि भाई अगर मान लो एक बहुत बड़ा मॉल है, तो मॉल का भाई पिछले साल का जो रेवेन्यू आया था वो मान लो 2 करोड़ रुपए आया था, और इस बार वो 2 करोड़ 20 लाख हुआ। ओके, लेकिन एक छोटी सी दुकान उसके बगल में खुली, वो पिछले साल उसने कमाया था 1 लाख रुपए, लेकिन अब 1.5 लाख रुपए कमा रही है इस साल। तो अल्टीमेटली ग्रोथ किसकी ज़्यादा है? तो आप क्या देखोगे, 50,000 रुपये तो बढ़े दुकान के, लेकिन मॉल ने तो 20 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाए हैं। तो ज़्यादा किसकी है? फिर भी ग्रोथ ज़्यादा दुकान की ही है। क्यों? क्योंकि हमने दोनों को परसेंटेज में देखा कि भाई 2 करोड़ का 20 लाख 10% ही होता है, तो इसकी 10% ग्रोथ है। और अगर हम दुकान की बात करें तो 1 लाख से 1.5 लाख हो गया, दैट मीन्स कि उसने 50,000 रुपये एक्स्ट्रा कमाया, तो उसकी 50,000 रुपये तो निकालेंगे तो 50% ग्रोथ है। तो इससे समझ में आता है कि भाई ग्रोथ किसकी ज़्यादा, दुकान की है, अमाउंट मैटर नहीं करता। तो हमने करा क्या है, बेसिकली हमने उनके रिटर्न्स को, यानी जो प्रॉफिट्स आए हैं उनको हमने कन्वर्ट कर दिया कॉमन साइज में, यानी परसेंटेज में, 10% और 50%। अब वो 50% 50,000 है और जो 10% है वो 20 लाख है। तो एब्सोल्यूट टर्म्स में तो वो जो 10% है वो ज़्यादा है, लेकिन एक्चुअल जो रिलेटिव टर्म है यानी जो परसेंटेज है वो किसकी ज़्यादा है बेटा, आपके दुकान वाले की। ठीक, तो इसलिए कॉमन साइज इस तरह से फिल्म में आता है ताकि हम आसानी से कंपेयर कर सके हर चीज़ को परसेंटेज में कन्वर्ट करके। ठीक, तो देखो, दीज आर द स्टेटमेंट्स in which amount of individual item of balance sheet and income statement of 4 to or more year are written। तो भाई सिंपल सी बात है, 2 या 2 से ज़्यादा साल का अमाउंट यहाँ पे लिखा होता है। फिर these items are further converted into percentage, और यहाँ पर हमने क्या करा बेटा, 2 एब्सोल्यूट अमाउंट को माइनस करके उसका एब्सोल्यूट चेंज नहीं निकाला, हमें 2 बैलेंस दिए थे, हमने उसका चेंज ना निकाल के बल्कि उन दोनों को ही परसेंटेज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक, तो यहाँ पे क्या हो गया, कन्वर्ट इंटू परसेंटेज टू अ कॉमन बेस। Comparison can be easily made with the percentage so calculated with the corresponding percentage in other period and meaningful conclusion can be drawn। तो जैसा कि मैंने बताया कि आपने दुकान वाले को और मॉल को दोनों को कंपेयर किया और दोनों को परसेंटेज में कन्वर्ट किया, अब हम उन दोनों को कंपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज एब्सोल्यूट टर्म्स में इनको कंपेयर करना बहुत ही गलत होगा।
और इससे मीनिंगफुल कंक्लूजन निकाल पा रहे हैं हम। कॉमन साइज एनालिसिस आल्सो नॉन एज वर्टिकल एनालिसिस को हम और क्या बोलते हैं बेटा, वर्टिकल एनालिसिस भी बोलते हैं। और यहाँ पे देखो जो मैंने बात बताई वही दो चीजें होंगी, क्या होगा बेटा, एब्सोल्यूट फिगर दिए होंगे और आपको उसको कंपेयर क्या करना है बेटा, कन्वर्ट करना है परसेंटेज फिगर्स में, बस और कुछ नहीं। तो इसका फॉर्मेट भी देखेंगे अभी। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट के ऑब्जेक्टिव्स की। तो पहला आता है टू प्रेजेंट द चेंजेस इन वेरियस आइटम ऑफ असेट एंड लायबिलिटी इन रिलेशन टू टोटल असेट। अब बेटा मैं आपको बताऊं कि जो अभी तक हमने पढ़ा है और जो थियोरी में आपको याद रखना है वो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है जो हम भूल जाते हैं। बाकी तो चीज़ें बहुत अंडरस्टूड है लेकिन यहाँ पे हम भूल जाते हैं। तो अब परसेंटेज में कन्वर्ट करना है यानी कॉमन साइज बनाना है किसी को, तो अगर बैलेंस शीट की आइटम्स है यानी असेट और लायबिलिटीज हैं तो बेटा उसको हम किससे डिवाइड करेंगे। जैसे अभी तो हमने क्या करा था बेटा, हमने प्रीवियस ईयर के डाटा से डिवाइड किया था, ठीक है, प्रीवियस ईयर के डाटा से डिवाइड किया था। लेकिन पॉइंट इज दिस कि अब किससे डिवाइड करेंगे परसेंटेज में बनाने के लिए, ठीक है। तो हमेशा किसी ना किसी चीज को नीचे रखकर डिवाइड किया था बेस बनाकर। तो यहाँ पर जब असेट की बात हो रही, लायबिलिटी की बात हो, तो बैलेंस शीट का जो भी टोटल हो, अब चाहे लायबिलिटी की बात करें टोटल या असेट साइड की टोटल की बात करें, क्योंकि दोनों बराबर ही होते हैं, तो उसको नीचे रखेंगे और जिसकी भी परसेंटेज निकालनी उस चीज को ऊपर लिखेंगे, इंटू में 100 कर देंगे, ठीक है। एक पॉइंट तो ये क्लियर हो गया, बहुत जरूरी है। टू प्रेजेंट द चेंज, और उससे भी ज्यादा जरूरी क्या आएगा आप देखना, टू प्रेजेंट द चेंजेस इन वेरियस आइटम्स ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस इन रिलेशन टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो बेटा यहाँ पर इन्होंने बोला कि जब आप एसपीएल की बात करें तो यहाँ पे तो आपने टोटल ऑफ बैलेंस शीट ले लिया, लेकिन एसपीएल के केस में आप किसी टोटल पे बेस नहीं करेंगे काम को, आप क्या करेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल रेवेन्यू भी नहीं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये देखो बेटा कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन प्लस अदर इनकम मिलाकर के टोटल रेवेन्यू होता है, तो हमें इससे मतलब नहीं है, क्योंकि ये तो देखो अदर इनकम है जो डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है बिजनेस से, डायरेक्टली रिलेटेड यही है। तो इसको आप डिवाइड, मतलब इससे आप डिवाइड करेंगे हर बार किसी भी चीज़ को कन्वर्ट करना परसेंटेज में कॉमन साइज के केस में, तो बेटा आपको क्या करना पड़ेगा, इसको आप कंसिडर करेंगे बेस में। बेस का मतलब क्या कि जो भी आपको अमाउंट चाहिए कन्वर्ट करना है उसके नीचे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इनटू में 100 कर देंगे। ये बात कह रहा है आपका सेकंड पॉइंट, ठीक है। चले आगे बढ़ते हैं। फिर आज थर्ड पॉइंट, टू एस्टैब्लिश रिलेशन ऑफ डिफरेंट आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट विद टोटल एसेट एंड लायबिलिटी सो दैट इंपॉर्टेंट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन। तो हम क्या कर रहे हैं, हम पूरी बैलेंस शीट के टोटल के बेस पे बता रहे हैं कि पूरी बैलेंस शीट के टोटल का इतना परसेंट है, तो उससे हम इंपॉर्टेंट कंक्लूजन निकाल पाते हैं। एंड फोर्थ इज टू प्रोवाइड अ कॉमन बेस फॉर कंपैरिजन, और इससे हम कॉमन बेस क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि भाई हजारों की ट्रांजैक्शन को करोड़ों की ट्रांजैक्शन से कंपेयर करने के लिए हमें कॉमन बेस बनाना ही पड़ेगा, अदरवाइज हम कंपेयर नहीं कर पाएंगे। ओके, आई होप आपको क्लियर होती जा रही चीजें। फिर आता है टाइप्स ऑफ कॉमन साइज स्टेटमेंट। ऑब्वियसली कॉमन साइज एसपीएल, कॉमन साइज बैलेंस शीट, दो ही तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, उन्हीं को कॉमन साइज और कंपैरेटिव खेल रहे हैं हम। ओके, तो सबसे पहले आता है एसपीएल। तो एसपीएल में बार बार यही बोलेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को आप इक्वल टू 100 मानना, यानी बेस मानना, बेस, ठीक है, इसको बेस मान लेना, तब जाके परसेंटेज में कन्वर्ट करना, बस यही बार बार बोलेंगे। तो देखो कैसे होता है, देखो भाई, तो यहाँ पर जो कंपैरेटिव स्टेटमेंट और कॉमन साइज स्टेटमेंट में एक चीज कॉमन है कि आपको प्रीवियस ईयर और करंट ईयर का जो डाटा है वो ऐसे ही दिया होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे नया क्या है, ये है कि इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है और इसको भी परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। आ रही है बात समझ में? तो अब मान लो कि भाई यहाँ पर 1 लाख रुपए है और यहाँ पे 1,50,000 रुपए है, तो बेटा ये 1 लाख भी 100% है और ये 1,50,000 भी 100% है। सर कैसे? क्योंकि बेटा इसी से तो डिवाइड करना है, तो 1.5 लाख को 1.5 लाख से डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1.5 लाख यानी 100% ही आएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कि आपका जो अदर इनकम है वो 30,000 रुपये है, तो बेटा ये आपका बेस बनेगा, तो 30% आपका क्या आएगा बेटा, अदर इनकम आएगा। और आपका क्या कहते हैं 1,30,000 रुपये क्या है, 1,30,000 रुपये आपका टोटल एब्सोल्यूट अमाउंट है प्रीवियस ईयर का, और 130% बेटा टोटल है। तो कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम अदर इनकम कमाते हैं तो वो हमारे एक्चुअल कैपेसिटी से ऊपर निकल जाती है, ठीक है। तो ये बात तो चलो ठीक है, ये भी समझ में आ गई। अब बात करते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। आपने मटेरियल क्या कंज्यूम करा, मान लो 5,000 का कंज्यूम करा, तो 5,000
क्या करोगे बेटा, अब परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 5000 डिवाइडेड बाय 1 लाख, ठीक है, तो क्या आ रहा है बेटा 5% आ रहा है। तो आपको करना क्या, बार बार इसको या इसको, प्रीवियस ईयर का डाटा तो प्रीवियस ईयर में प्रीवियस ईयर की परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए प्रीवियस ईयर का डाटा लिया जाएगा। करंट ईयर का डाटा है, करंट ईयर की परसेंटेज में बनाने के लिए आपको करंट ईयर का ही डाटा यानी रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लिया जाएगा। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है, जो बच्चे भूल जाते हैं। फिर बैलेंस शीट के बारे में बात कर रहे हैं तो बार बार वो यही बोलेंगे, चाहे एसेट का टोटल हो चाहे लायबिलिटी का टोटल हो, हर एसेट और लायबिलिटी को उसके एसेट या लायबिलिटी के टोटल से रिलेशन बना करके आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करके बताना है, ठीक है, परसेंटेज में एक्सप्रेस करना है। तो वही सारी चीजें हैं। प्रीवियस ईयर देखो, चाहे एसपीएल की बात करो चाहे आप बैलेंस शीट की बात करो, कंपैरेटिव में वही 4 कॉलम, चाहे एसपीएल हो चाहे बैलेंस शीट, कॉमन साइज में भी वही 4 कॉलम और वही तरीके से काम हो रहा है, ठीक है। बस फर्क ये है कि अब बेस किसको लेंगे बेटा, टोटल को, चाहे ये टोटल, चाहे ये टोटल, ये टोटल, ये भी टोटल, ठीक है। तो जो भी आपको अमाउंट यहाँ पे दिखेगा उसको यहाँ पे आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना, जो भी आपको यहाँ पे दिखेगा परसेंटेज में कन्वर्ट करना। और कैसे कन्वर्ट करेंगे, जैसा कि आप अभी एसपीएल में भी देख कर आए हो। तो अगर मान लो यहाँ पे 10 लाख रुपए टोटल आ रहा है, ठीक है, 10 लाख रुपए टोटल आ रहा है, आपकी शेयर कैपिटल मान लो कितनी है बेटा, 2.5 लाख रुपए है। तो 2.5 लाख 10 लाख का कितना होता है बेटा, 25% होता है। सॉरी, यहाँ नहीं लिखना, यहाँ लिखना 25% होता है। आई बात समझ में? तो इस तरीके से बेटा आपका काम बनता चला जाएगा और इस तरीके से आपका चैप्टर भी खत्म हो गया है। तो जो बच्चे भाई अच्छे से पढ़ पाए तो भाई लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट बॉक्स में ऑनेस्ट फीडबैक जरूर दीजिए। और इसी तरीके से आपको अच्छे से चीज़ें पढ़ते रहना है, आगे बढ़ते रहना है। सीयूटी की भी तैयारी करनी है, क्लास 12 की भी तैयारी करनी है, तो आप हमारे साथ हमारे बैच में जुड़ सकते हैं, समर 2.0। और जब भी आप इनरोल करेंगे तो आपको क्या करना होगा, अड्डा 24/7 का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा और कोड आप लगाइएगा Y550, जिससे मिलेगा आपको मैक्सिमम डिस्काउंट, ठीक है। और भाई मॉक टेस्ट भी आपके लिए अवेलेबल है, तो मॉक टेस्ट अच्छे से कर लीजिए और प्यार दीजिए सेशन को। कैसे, लाइक करके, शेयर करके एंड कमेंट करके बताइए अपना ऑनेस्ट फीडबैक और बताइए कि आपकी प्रॉब्लम्स उनको हम सॉल्व करेंगे इस चैनल पे। एंड नए आए तो सब्सक्राइब जरूर करिए और बस ऐसे ही पढ़ते रहिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड कीप ग्रोइंग।